नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की विवादित टिप्पणी पर प्रदर्शन, बीजेपी ने प्रदेश भर में जताया विरोध। मुख्यमंत्री धामी बोले, बर्बादी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान। अंकिता हत्याकांड मामले में 100 गवाहों के साथ 500 पेज की तैयार हुई चार्जशीट सोमवार को कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ दाखिल होगी। अब नार्को टेस्ट पर फैसले का इंतजार। नैनीताल के बिलियानाला पहाड़ी से भूस्खलन के ट्रीटमेंट के लिए 192 करोड़ रुपए की घोषणा। 155 सालों से भूस्खलन से जूझ रहे लोग, अब पक्का ट्रीटमेंट होने पर जगी आस। और लक्सर में शुगर मिल प्रशासन की पहल, कोहरे को देखते हुए किसानों के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की शुरुआत, सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बिलावल भुट्टो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी लेना शोभा नहीं देता। वो परिवारवाद की राजनीति से पोषित है। चाहे बनर्जी भुट्टो हो, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, ये सब वंशवाद से पोषित लोग हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को देश की 135 करोड़ की जनता का अपमान बताया है। देखिए, बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। वहीं बिलावल भुट्टो के विवादित बयान के खिलाफ देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है। साथ ही बिलावल को माफी मांगने की नसीहत भी दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सीमाएं अपनी पार कर रहा है एक देश के, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं। अभी तो G20 के जिसको अध्यक्षता करनी है, G20 के देशों का अपमान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया है। और मैं कह सकता हूं तत्काल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भुट्टो जो उसे विदेश मंत्री से बर्खास्त करना चाहिए। भारतवर्ष की आज जो जन आक्रोश है, ये केवल भारत का नहीं, आज विश्व के अंदर अनेकों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बयान की भर्त्सना की है। पाकिस्तान कंगाल की स्थिति में है, इसके बाद पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी ये दुनिया भी समझती है। एक दिवालिया देश की दिवालिया मानसिकता का परिचय दिया है। जिस तरीके से विश्व के सबसे बड़े नेता वे भारत के महानायक के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी की है, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में आतंकवाद, जिस पूरे विश्व ने जिस पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित कर दिया है, वो पाकिस्तान आज भारत के प्रधानमंत्री पर एक अभद्र टिप्पणी कर अपनी बौखलाहट के अलावा किसी और चीज का प्रदर्शन नहीं कर रहा। इसके साथ ही हल्द्वानी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि आतंकियों को शरण देने वाला पाकिस्तान आज पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी क्षम्य योग्य नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता, दुनिया का नेतृत्व करने वाले, दुनिया को दिशा देने वाले, दुनिया की आशा और आकांक्षा और अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले ऐसे नरेंद्र मोदी जी पर जो अमर्यादित अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान का और बिलावल भुट्टो का आज पुतला दहन किया है। पाकिस्तान जो आज दुनिया में एक्सपोज हो चुका है,
पाकिस्तान दुनिया में आज उसकी एक साख बन चुकी है कि जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसकी अर्थव्यवस्था आज रसातल में जा चुकी है। अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी जो इस पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और ये हमारी बढ़ती हुई आर्थिक सामरिक तरक्की से आज बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया है, ये दिखता है, इनका बयानों से ये प्रदर्शित होता है। ऐसे अशोभनीय तरीके से, असंसदीय तरीके से ये अपना विरोध कर रहे हैं। वास्तविक रूप से पूरे विश्व में इसकी भर्त्सना हो रही है। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से यूपीसीएल, बीएचईएल, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये बैडमिंटन प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी, साथ ही कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से सभी विभागों में आपसी तालमेल भी बनेगा। अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहां पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य है, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। अंकिता मर्डर केस में इंसाफ की दरकार में देवभूमि की जनता के लिए राहत भरी खबर है। अंकिता हत्याकांड में सोमवार को एसआईटी तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सभी को नार्को टेस्ट पर कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है, क्योंकि आरोपियों के नार्को टेस्ट के बाद वीआईपी गेस्ट का नाम भी सामने आ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ की बेटी अंकिता को इंसाफ मिलने के लिए देवभूमि की जनता इस आस में है कि कब अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा और कब उसके गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अंकिता मर्डर केस में आरोपियों की गिरफ्तारी को 3 महीने पूरे होने के बाद अब सोमवार को एसआईटी कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करेगी। 500 पेज की चार्जशीट में 100 गवाहों के साथ एसआईटी चार्जशीट को दाखिल करेगी, जिसमें 30 एविडेंस भी शामिल है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मेरुगेशन ने इस बात को पुख्ता किया। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ 302, 201, 120B और 354 का समेत अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे जो चार्जशीट बन रही है 302, 201, 120B, 354 का आईपीसी व 51B अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट जारी है। करीब 500 पेज की होंगी। हमारी करीब 100 विटनेसेस है, करीब 30+ एग्जिबिट्स है अभी तक का। अरे आज प्रसिद्ध हो गया है, पीओ कार्यालय में जाएगा, प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे कोर्ट में दाखिल हो जाएगा। तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सभी को नार्को टेस्ट पर कोर्ट के फैसले का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि अंकिता मर्डर केस में अभी तक वीआईपी शख्स के नाम पर बना सस्पेंस नार्को टेस्ट के बाद ही खत्म हो पाएगा। हालांकि इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मेरुगेशन कोई जवाब पुख्ता तौर पर देते नहीं दिखे। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं, जो हमारे सामने जो बातें आई है वही है, जो कमरे जो वीआईपी कमरे उनका है उस पर ठहरने वालों को वीआईपी कहते हैं। फिर भी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अंकिता मर्डर केस को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 18 सितंबर को आरोपियों ने अंकिता भंडारी को जिंदा चीला नहर में फेंक दिया था और 23 सितंबर को हत्याकांड का पर्दा फाश हुआ था। 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद हुआ और 26 सितंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत का कारण डूबना और दम घुटना बताया गया था। ऐसे में इन 3 महीनों में जांच के दौरान स्पेशल वाले वीआईपी गेस्ट के नाम पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है और इस पर से पर्दा हटाने के लिए आरोपियों का नार्को टेस्ट जरूरी है। बस इंतजार है तो कोर्ट से नार्को टेस्ट की परमिशन मिलने का। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के कई अस्पतालों को सैटेलाइट से जोड़ने के दावे कर रहा है, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्य में स्वास्थ्य को लेकर चल रहे खराब हालातों के बीच नई पहल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, तो वहीं भाजपा विधायक मौजूदा हालातों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि महकमा धन सिंह रावत की अगुवाई में बेहतर काम कर रहा है, जिसका फायदा प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई अस्पतालों को सैटेलाइट से जोड़ने की लिस्ट में दून मेडिकल कॉलेज से श्रीनगर अस्पताल को जोड़ा जाएगा, तो वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से अल्मोड़ा अस्पताल को जोड़ा जाएगा। देखिए, स्टेम स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि सारी सीएचयू में एक्सरे मशीन और ब्लड टेस्ट की मशीनें दी जा रही हैं और जहां कहीं भी बचेंगी उनको तुरंत उसकी आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ साथ टेलीमेडिसिन से हम लोगों को जोड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि अभी एएनएम और जो स्टाफ नर्स हैं उनकी भर्ती है वर्षवार करने का भी सरकार ने विचार किया और बहुत जल्दी ये नर्सों की भी जो है भर्तियां हो जाएंगी। देखिए, धामी सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज सरकार है, कभी टेलीमेडिसिन के नाम पर और कभी सैटेलाइट ट्रीटमेंट के नाम पर करोड़ों रुपया आप प्रदेश के खजाने का लुटा देंगे और नतीजा निकलेगा शून्य बटा सन्नाटा। हमने ये होते हुए देखा है। पिथौरागढ़ बेस हॉस्पिटल को बने हुए 2 साल हो गए, लेकिन एक भी डॉक्टर या मरीज़ वहाँ पर नहीं है। उल्टा बिजली का बिल 50 लाख का आ गया है। ऐसे में आपके पास स्पेशलिस्ट सर्जन्स नहीं हैं, आपके पास पूरे प्रदेश भर में अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स नहीं हैं। उनकी कमी को दूर करने के बजाय आप रोज़ नए नए शिगुफे छोड़ते हैं। नैनीताल की खूबसूरती के लिए नासूर बन चुके बलिया नाले के लिए नए साल के साथ ही नई सुबह आने की भी उम्मीद जगी है। तकरीबन 150 साल से दरक रहे बलिया नाले के ट्रीटमेंट के लिए शासन की तरफ से 192 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्य सचिव ने इसका पूरा इलाज 2 साल के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार खिसक रही इस पहाड़ी के ट्रीटमेंट पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन का इतिहास करीब 155 साल पुराना है। बीते सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नैनीताल शहर सहित नैनी झील के लिए अब ये एक बड़ा खतरा बन चुका है। नैनीताल की जड़ में स्थित इसी पहाड़ी की तलहटी से होकर नैनी झील का अतिरिक्त पानी ज्योलिकोट की तरफ जाता है। बलिया नाले में साल 1867 में सबसे पहले भूस्खलन का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके बाद साल 1889 में हुए भूस्खलन में वीरभट्टी ज्योलिकोट रोड ध्वस्त हो गई थी। इसी साल यहां से कैला खान की तरफ से भी भूस्खलन हुआ। बाद में 17 अगस्त 1898 के भूस्खलन में यहां 27 लोगों की जान चली गई और यहां मौजूद मशहूर बियर फैक्ट्री तबाह हो गई। 20वीं सदी में साल 1924 में यहाँ फिर भारी भूस्खलन हुआ और इसमें एक स्थानीय महिला और 2 सैलानी मारे गए। यहाँ स्थित एक रेस्टोरेंट, कुछ दुकानें, पुलिस चेक पोस्ट सहित राज्यपाल का गैराज भी ध्वस्त हुआ। 2018 में जिला प्रशासन ने इसके इलाज के लिए जायका योजना के तहत 620 करोड़ की योजना बनाई थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाई। जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र में भी 2014 में 28 परिवारों, 2016 में 25, 2019 में 45 परिवारों को शिफ्ट किया था। साल 2022 में 55 परिवारों को आवास खाली करने के नोटिस दिए गए। उत्तराखंड के आपदा सचिव रणजीत सिन्हा का कहना है कि अगर ट्रीटमेंट को नहीं किया गया तो नैनीताल शहर के लिए ये एक बड़ा खतरा है। अभी हमने जो इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करी है, इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का ही विंग है, उन्होंने डीपीआर बनवाई है। डीपीआर उन्होंने एक प्राइवेट संस्था के सहयोग से बनाई है, जिन्होंने डिटेल जियो टेक्निकल स्टडी करके डीपीआर बनाई है। अब हम टेंडर करेंगे। टेंडर में हम कोई भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी संस्था है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, तो देखते हैं टेंडर में कौन सी संस्था इसमें पार्टिसिपेट करती है, कौन सिलेक्ट होती है, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। सचिव आपदा के मुताबिक जल्द हाईटेक तरीके से इसका निर्माण कर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए विदेश से कुछ बड़ी कंपनियों को भी बुलाया जा रहा है और इस बार परमानेंट ट्रीटमेंट के जरिए पानी की निकासी से लेकर भूस्खलन पर पूरी तरह ठोस काम किए जाएंगे। इसमें हम पानी को भी निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी हम नेलिंग करके अंदर जहां पर रॉक मिलेगा उससे मिट्टी को हम बाइंड करेंगे। हम
नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, जिसको कह सकते हैं बायो इंजीनियरिंग, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। उसमें हाइड्रोसीडिंग होगा, उसमें कुछ प्लांटेशन होगा। पंप सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं। ड्रेनेज दो तरह से करने जा रहे हैं हम। एक तो हम पाइप डालेंगे जो कि हॉरिजॉन्टली पानी को निकालेगा। इसके अलावा हमने जल संस्थान के माध्यम से ये भी व्यवस्था किया है कि उसमें सबमर्सिबल पंप भी लगा दें, ताकि वहां से पानी निकाल के हम नैनीताल में सप्लाई की व्यवस्था करें। तो पानी वर्टिकल भी निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल भी ड्रेनेज की व्यवस्था करेंगे। नेलिंग होगा। सॉइल को, जो अभी लूज सॉइल है, उसको किस तरह से हम बाइंड कर सकते हैं, उसमें रीइंफोर्स सॉइल सिस्टम की भी हम उसमें व्यवस्था करेंगे, ताकि सॉइल एक दूसरे से बाइंड हो जाए, लूज ना रहे। सदियों से चली आ रही बलिया नाले के ट्रीटमेंट के लिए अब जाकर ये आस जगी है कि शायद इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो सके, मगर तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वाकई समस्या का हल नहीं हो जाता। उम्मीद करते हैं कि सालों से नासूर बने बलिया नाले से होने वाले भूस्खलन से आगे कोई नुकसान न हो। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं नैनीताल जिले में पुलिस ने 3 बड़े मामलों का खुलासा किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान में 170 ग्राम से अधिक स्मैक, 605 ग्राम चरस और 1 तमंचा बरामद किया है। इसके अलावा मुखानी पुलिस ने राजस्थान से 20,000 के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया। अलग अलग कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि इस साल अब तक नैनीताल पुलिस ने 5 किलो से अधिक स्मैक बरामद की है। इसके साथ ही आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में काम कर रही है। सबसे पहले हल्द्वानी पुलिस और आपका एसओजी द्वारा गन्ना सेंटर के बाद चेकिंग की जा रही थी। वहाँ पे एक सस्पेक्टेड युवक पुलिस को देख करके भागा और टीम द्वारा इसको पकड़ा गया। इससे 117 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसका नाम आकाश है, ये रामपुरा का रहने वाला है और ये खुद ड्रग यूज़ करता है। इसका ये मानना था कि हल्द्वानी में महंगे दामों पे इसको लगा कि इसको महंगे दामों पे यहाँ पे स्मैक की कीमत मिल जाएगी और इसके खुद के यूज़ के लिए भी आपका काफ़ी है। 117.5 ग्राम स्मैक इससे टोटल बरामद हुई है। उसके बाद शिवालिक नगर में जो है आपका काठगोदाम पुलिस और एसओजी का एक कंबाइंड अभियान चला। इसमें 2 युवक पुलिस द्वारा पकड़े गए। वहीं लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने अल्ट्रासाउंड रूम की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर रिजाइन देने की धमकी दी थी और ये खबर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की नींद भी खुली और आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन द्वारा अल्ट्रासाउंड रूम की व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया है। अल्ट्रासाउंड रूम में सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए सीएमओ चंपावत ने आश्वासन भी दिया है। रिक्वायरमेंट थी सारी जनहित में ही थी और सीएमओ सर ने ऑलमोस्ट सारी पूरी कर दी है और जो भी रह रहा है वो कर रहे हैं और हमारी मशीन भी जल्दी आ जाएगी। हमने हमसे जो रिक्वायरमेंट रखी थी हमने उसे 2 दिन में पूरा कर दिया है। बाकी अभी दीदी ने बताया कि टेबल के लिए और ज़रूरत है। टेबल भी हम अभी ऑर्डर कर देंगे, 2-1 दिन में टेबल इनको प्रोवाइड कर देंगे। व्यू बॉक्स आ गया है हल्द्वानी से, मार्केट से उठा के लाना है, ऑर्डर किया था, बस उठा के दे देते। वहीं लक्सर शुगर मिल प्रशासन ने बढ़ती सर्दी और कोहरे को देखते हुए मिल में गन्ना लेकर आ रहे किसानों के वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने की शुरुआत कर दी है, ताकि इस सर्दियों के मौसम में घने कोहरे के चलते सड़क हादसों में लगाम लगाई जा सके। एसडीएम और कोतवाल ने मिल प्रशासन की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रैक्टर्स में रिफ्लेक्टर लगने से कोहरे में लोगों को सहूलियतों मिलेगी, इसके साथ ही सड़क हादसों पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि इसकी मकसद से इन सभी रिफ्लेक्टर्स को लगाया गया है। लक्सर शुगर मिल की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। यहाँ पर जो शुगर केन लेकर के जो वाहन आ रहे हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया गया है, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा कम होगा। और शुगर मिल के जो प्रबंधक हैं, महाप्रबंधक हैं, सभी लोगों से मैंने अनुरोध किया है कि सारे वाहनों पर, जितने वाहन यहाँ पर गन्ना लेकर के मिल में आते हैं, सभी पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा कम हो। वहीं हल्द्वानी में सरकारी कामकाज से नाराज हुए स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पानी की टंकी पर चढ़ गए। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी और जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी अपनी टीम के साथ अलग अलग मांगों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय में गए, जहां उन्होंने बीडीओ से मिलने की बात कही, तो लेकिन बीडीओ वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो आक्रोशित होकर अपना ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कोर्ट पहुंचे। वहां एसडीएम भी मौजूद नहीं थे, तो उनका आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने जल संस्थान की टंकी में चढ़कर हंगामा किया। सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया।
अधिकारी जो है वो बेलगाम हो चुके हैं, अफसरशाही वो हावी हो चुकी है जनप्रतिनिधियों के ऊपर, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो विभागीय कमीशनों में संलिप्त हैं। और जब विभागीय अधिकारियों से वो कमीशन लेंगे तो क्या ये काम करेंगे। मैं जब आज ब्लॉक में गया, पहले से कार्यक्रम लगा हुआ था और वहाँ पर मौके पर कोई भी मौजूद नहीं था, बाल विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी सभी कोई नहीं था। मैंने पता करा तो पता चला मीटिंगों में, और पता चला उनकी कोई मीटिंग ही नहीं है। कमिश्नर साहब कहीं हैं और तमाम जिले के आला अधिकारी कहीं, और उनकी मीटिंग कहाँ थी। बताया है कि ये लोग ब्लॉक में गए थे और वीडियो मैडम को कोई ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन वो फील्ड में थी, इस वजह से इन्होंने ये वीडियो को ज्ञापन लेने के लिए बोला तो इन्होंने ज्ञापन नहीं दिया। ये अपनी बात को वीडियो मैडम के समक्ष ही रखना चाह रहे थे, इस कारण फिर ये लोग यहाँ आए होंगे एसडीएम ऑफिस। तो आज एसडीएम साहब का लालकुआं का टर्न शनिवार को होता है, तो वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं फील्ड में गई हुई थी, इस वजह से इन्होंने जल संस्थान के इस ऑफिस में आकर पानी की टंकी पे चढ़ गए। वहीं गदरपुर के खंड विकास अधिकारी सभागार में पंचायती राज विभाग द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग का समापन हो गया। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और वार्ड सदस्यों को सतत विकास की ट्रेनिंग दी गई और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि ये ट्रेनिंग कैंप 10 दिन तक चला है, जिसमें सतत विकास को लेकर जानकारियां दी गई। सर जी, ऐसा है, सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हम लोग को पूरा करना है, और जब तक इसमें जन जन की प्रतिभागिता नहीं होगी तब तक ये सतत विकास लक्ष्य पूरे करने में असुविधा होगी। और ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत विकास योजना बनती है, ठीक, उनमें अगर इन लक्ष्यों की पूर्ति हो तो, और जब ये जो आपकी विकास योजना बनती है उसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित होती है। तो जब तक कि हर एक स्तर के लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, चाहे हमारे सम्मानित प्रधान जी हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, आपके रेखी विभाग के अधिकारी लोग हों, आंगनवाड़ी आशा एनएम और ग्राम पंचायत के सदस्यों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो भी कार्य योजना बने उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो। वहीं मंगलौर कोतवाली पहुंचे हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने 64 चीता पुलिस कर्मियों को ड्रेस और किट वितरित की है। इस दौरान चीता पुलिस कर्मियों को एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत चीता पुलिस कर्मियों को हाईटेक सुविधा मुहैया कराई गई है, ताकि पुलिस कर्मियों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। देहात क्षेत्र में जो हमारे चीता मोबाइल चलती है, और जो सभी सूचनाओं पर खासकर जो हमारे क्राइम से, अपराध से हो, झगड़े से हो, उस पर तुरंत रिएक्शन के लिए जाते हैं। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट में होता है कि अच्छे से उनकी ड्रेसेस हों, उनको अपने वेपन रखने के लिए अच्छी किट मिले, उनका मोबाइल भी रहे, उसमें डायरी भी रहे। तो इसको देखते हुए किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी था। यहाँ 64 पुलिसकर्मी जो थे चीता में लगे, उनको किया गया, और साथ ही साथ इसमें फिनोलेक्स कंपनी के द्वारा एक बोलेरो वाहन भी दिया गया पुलिस को अपने CSR फंड से, जो पुलिस को यूज़ आने के कारण वो जनता के प्रयोग में या कहीं ऑफिसर को यूज़ करने में या थाने में यूज़ करने में सहायता होती है, जो पूर्व में भी उनके द्वारा ऐसे वाहन उपलब्ध करा गया है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पीएम मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की विवादित टिप्पणी पर प्रदर्शन, बीजेपी ने प्रदेश भर में जताया विरोध। मुख्यमंत्री धामी बोले, बर्बादी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान। अंकिता हत्याकांड मामले में 100 गवाहों के साथ 500 पेज की तैयार हुई चार्जशीट सोमवार को कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ दाखिल होगी। अब नार्को टेस्ट पर फैसले का इंतजार। नैनीताल के बिलियानाला पहाड़ी से भूस्खलन के ट्रीटमेंट के लिए 192 करोड़ रुपए की घोषणा। 155 सालों से भूस्खलन से जूझ रहे लोग, अब पक्का ट्रीटमेंट होने पर जगी आस। और लक्सर में शुगर मिल प्रशासन की पहल, कोहरे को देखते हुए किसानों के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की शुरुआत, सड़क हादसों पर लगेगी लगाम।